अविनाश, पहुंचते ही फोन कर देना, वरना तुम्हारी माँ को चिंता हो जाएगी। जी मामा जी। और बस चल पड़ी थी। बस मामा जी और माँ की ही जिद है। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था माउंट आबू जाने का। उसकी एक शादी से माँ का जी नहीं भरा, जो इस दूसरी शादी के लिए माँ ने ही मामा से कह कहलवा कर उसे विवश कर दिया है। माना मामा अंत तक तो यही कहते रहे हैं, अविनाश तू ये मत समझ कि तुझे शादी के लिए वहां भेजा जा रहा है। वहां मेरे दोस्त ब्रिगेडियर सिन्हा का घर और बाग है। वहां तू बस उनके परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जा रहा है। उन्होंने तुझे बचपन में देखा था, बड़ा बुला रहे थे। मैं अगले सप्ताह पहुंच जाऊंगा। पर वह जानता है कि यह जाल शादी के लिए ही बिछाया जा रहा है। बस चलते ही अच्छा मौसम होने के बावजूद यह बात सोचकर उसका मन पुरानी स्मृतियों में डूब गया और एक बार को उसकी आंखें भर आई। उसका क्या गुनाह था? कितने अरमानों के साथ उसकी विधवा माँ ने स्कूल में टीचिंग करके उसे अच्छे आदर्शों के साथ पाला पोसा था और फलस्वरूप उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। अब वह आर्मी ऑफिसर बनकर माँ के सामने आया तो माँ कितनी गर्वित थी। उसने बड़े चाव से ढेरों रिश्तों में से एक बेहतरीन रिश्ता चुना था उसके लिए, एक बहुत बड़े आईएएस अधिकारी की बेटी अल्पना। माँ तो बस घर बार और लड़की की सुंदरता पर और उसकी शानदार मेहमान नवाजी पर रीझ गई। देखने दिखाने की रस्म के बाद सबके कहने पर एकांत में उसने एक संक्षिप्त सी बात की और वह अचानक उठकर चली गई। तब उसे लगा कि शर्मा रही होगी। उन लोगों और माँ की जल्दी की वजह से उसे शादी के लिए छुट्टी लेनी पड़ी। तब भी एक दो बार उसने फोन पर बात करना चाहा थी, पर किसी न किसी वजह से बात नहीं हो सकी। उसने सोच लिया कि अब तो शादी हो ही रही है। शादी के तामझाम के बाद जब अपनी जीवन संगनी से मिलने का अवसर मिला, एक दूसरे को जानने की रात आई, तो शादी के शानदार पलंग पर फूलों की सजावट के बीच उसे लाल जोड़े में अपनी दुल्हन नहीं मिली। काली नाइटी में अल्पना पैर सिकोड़े सोई पड़ी थी। जगाने पर बहुत ही ठंडी आवाज में उसने कहा था, मुझे छूना मत, यह शादी नहीं है अविनाश, यह समझौता है। किस तरह का समझौता? मैं बात नहीं करना चाहती इस वक्त, मुझे नींद आ रही है। अरे तभी मना कर देना था तुम्हें। किया था, बहुत किया था, कोई नहीं माना। तो अब क्या? कुछ भी नहीं। मैं नहीं रहूंगी यहां। वह सुंदर चेहरा वितृष्णा से भर गया था। उसके बाद जब वह अगले दिन मायके गई तो उसकी जगह लौटकर विवाह को शून्य साबित करने के लिए उसके वकील का नोटिस आया, जिसमें आरोप था कि वह नपुंसक है और विवाह के योग्य नहीं। वह जड़ होकर ही रह गया था। माँ और मामा जी ने उसके घर वालों से कहा सुनी की। कोर्ट का फैसला होने तक अपमान उसे ही जलाता रहा। हालांकि यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ, साबित न हो सका, पर अब उसका मन ही नहीं था कि वह संबंध बना रहे। उसने तलाक मंजूर कर लिया। उसके बाद उसने अपनी पोस्टिंग लेह करवा ली थी और वहां से भी वह लगातार फील्ड पोस्टिंग लेता रहा, जानबूझकर, और मां की दूसरे विवाह की जिद को टाल गया था। पर अब मां की अस्वस्थता की वजह से उसे जोधपुर पोस्टिंग करवानी पड़ी थी और मां के साथ रहकर उनकी जिद न टाल सका। बार बार शादी की जिद और अविवाहित रहने की बात के लिए वह मना न कर सका। हर बार वही बहस होती थी, मां इस अगस्त को मैं 35 का हो जाऊंगा, अब कोई उम्र है शादी करने की? चुप कर, 35 कोई उम्र होती है भला आजकल? पिछले कई दिनों से यह माउंट आबू प्रकरण माँ और मामा जी चलाए जा रहे थे। माँ के इमोशनल ब्लैकमेल और पिता जैसे मामा के समझाने पर वह टाल ना सका। इस बार मामा छाछ भी फूंक फूंक कर पीना चाहते थे, सो वह उसे लड़की और उसके परिवार के साथ पूरे 15-20 दिन छोड़ना चाह रहे थे। ब्रिगेडियर सिन्हा मामा के कुलीग रह चुके थे। उनकी एक बहन है, अविवाहित, उसने भी किन्हीं कारणों से शादी नहीं की। उसके मन में किसी बात को लेकर कोई उत्साह नहीं था, उसे मलाल हो रहा था। उसने सोचा कि इस बार एनुअल लीव लेकर माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएगा और माँ के साथ लंबी यात्राओं पर जाएगा, पूरा भारत घूमेगा। पर माँ ने उसके आते ही कह दिया था, ओ मेरे श्रवण कुमार, मैं तो तीर्थ कर ही लूंगी, पहले तू शादी तो कर ले, तेरी शादी करके गंगा नहा लूं। बहुत सारे ख्यालों से उसका मन भारी हो चला था। वह सर झटक कर बस के बाहर झांकता रहा। शाम का झुटपुटा रास्तों और पहाड़ियों पर उतर आया था। झुंड के झुंड तोते शोर मचाते हुए लौट रहे थे। हवा में सर्दी के आगमन की खुश्की महसूस होने लगी थी। वह पूरी खिड़की जरा सी सरका देता तो बस के अंदर नजर डालता है। सामने वाली सीट पर एक विदेशी युवती बैठी मुस्कुरा रही है। वह उस बेबाक निश्चल मुस्कान पर जवाब में मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। अचानक न जाने किस गुमान से
उसके हाथ बाल संवारने लगते हैं। अपनी इस कॉलेज के लड़कों जैसी हरकतों पर उसे खुद ही हंसी आ जाती है और उसे दबाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगता है। मन हल्का हो गया है। वैसे आज़ादी में कितना सुकून है। अब उम्र के 35 साल मुक्त रहकर विवाह के पक्ष में वह जरा भी नहीं है। पर यहाँ भारत में जिस तरह बड़ी उम्र की लड़कियों का कुंवारा रहना संदिग्ध होता है, वहीं बड़ी उम्र के कुंवारे भी संदेहों से अछूते नहीं रह पाते। समाज का इतना दबाव होता है कि आपको कोई चैन से नहीं बैठने दे सकता। वह बस अपनी नौकरी के 20 साल पूरे करते ही एब्रॉड चला जाएगा। नहीं करनी उसे शादी वादी, बेकार का बवाल। उसकी नजर फिर उधर चली गई। वह भी इधर ही देख रही थी। दोनों ने फिर मुस्कान बांटी। लड़की आकर्षक है। शाम ढलने लगी थी। लगता है आबू रोड से ऊपर माउंट आबू पहुंचते पहुंचते 2 घंटे और लग जाएंगे और रात 8 बजे से पहले वह नहीं पहुंचेगा। फिर वह रात किसी होटल में ठहर कर सुबह ब्रिगेडियर सिन्हा के घर जाएगा। ठंड गहराने लगी थी। उसने माँ की जबरदस्ती रखी हुई जैकेट निकालकर पहन ली। उस लड़की ने फिर उसे देखा। इस बार उसकी आंखों में आकर्षण था। उसके प्रति वह मुस्कुराया नहीं। इस बार एक गहरी नजर डाल खिड़की के बाहर फैलते अंधेरे में दृष्टि डालने लगा। पहाड़ों पेड़ों की सब्ज आकृतियां धीरे धीरे स्याह में बदल रही थी। उसके मन पर कुछ साए फिर घेराए। कहाँ जा रहा है वह, और क्यों बेवजह? क्या समझौते की तरह 2 लोगों के बंधने से जरूरी काम कुछ और नहीं है? बेकार है यह विवाह नामक संस्था। मामा क्यों कहते हैं कि शारीरिक जरूरतें तो हैं ही, एक साथी के लिए मानसिक जरूरत भी तो होती है। शारीरिक जरूरतों का क्या है? उस जैसे आकर्षक पुरुष के लिए लड़कियों की क्या कमी है? जैसे जैसे अंधेरा गहरा रहा है, वह उस विदेशी युवती की नजरों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा है। उसने चेहरा घुमा लिया है खिड़की की तरफ फिर से। हालांकि इस एक पोस्चर में उसकी गर्दन दुखने लगी है, पर वह किसी किस्म की गलतफहमी उसे नहीं पालने देना चाहता। बस ने 8 की जगह 8:30 बजा दिए। बस स्टॉप पर उतरते ही वह अपना सामान डिक्की से निकलवा रहा है। तभी उसके कंधे पर उसे हाथ महसूस हुआ। हेलो जेंटलमैन, आई एम ब्रिगेडियर सिन्हा। गुड इवनिंग सर। वेलकम डियर। आपने क्यों तकलीफ की सर, मैं पहुंच जाता। अरे भाई, तुम हमारे मेहमान हो आखिर। राम सिंह, सामान गाड़ी में रखो। सर। अविनाश, तुम हमारे साथ ठहरोगे? लेकिन, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं भाई। लेकिन सर, आपने मुझे पहचाना कैसे? ओहो, अरे भाई, इतने सारे यात्रियों में से एक फौजी अफसर को पहचानना क्या मुश्किल है, और वो भी एक फौजी अफसर के लिए। अंधेरे में पहाड़ी रास्तों से होकर ब्रिगेडियर सिन्हा के बंगले पर पहुंचते पहुंचते 15 मिनट लग गए। सारे रास्ते ये बोलते रहे और वह सुनता रहा कि कैसे फौज छोड़कर वे यहाँ सेटल हुए। यहाँ उनका फार्म हाउस भी है। फार्मिंग में उनकी शुरू से ही रुचि रही है। वे उसमें स्ट्रॉबेरीज उगाना जा रहे हैं इस बार। माउंट आबू का मौसम कैसा है, यहाँ वे बहुत लोकप्रिय हैं, आदि आदि। उनके बंगले के गेट से पोच तक 1 मिनट की ड्राइव से लग रहा था कि खूब बड़ी जगह लेकर यह घर बनाया गया है। अंदर पहुंचकर राम सिंह को उनका सामान गेस्ट हाउस में रखने का आदेश देकर उसे हॉल नुमा ड्राइंग रूम में बिठाकर वे अंदर कहीं गायब हो गए। हॉल की सज्जा कलात्मक थी। किसी के हाथ से बनी सुंदर पेंटिंग्स थी। किसी के हाथ से बनी पेंटिंग्स जिनमें ज्यादातर राजस्थानी स्त्रियों के चेहरे थे। सांवला रंग, लंबोदरे चेहरे, खिंचे हुए काजल भरी आंखें, तीखी नाक वाले। पूरे हॉल में एक नजर घूमती हुई एक जगह आ टिकी। दरवाजे में हल्के नीले पर्दों पर बने ऑर्किड्स के जामुनी फूलों की एक पेंटिंग पर चेहरा चस्पा था। उसने गौर से देखा तो पता चला चेहरे ने पलकें झपकाई और फिर एक हंसी। अ नॉटी गर्ल। ब्रिगेडियर साहब आते ही उस जीती जागती पेंटिंग को साथ लेकर पर्दे में से बाहर आए। अविनाश, ये है मेरी बेटी नीलांजना, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती है। हेलो। हेलो बेटी, जाओ मम्मी को भेजो और किचन में चाय और स्नैक्स के लिए भी कहना। अविनाश, ड्रिंक्स? सर आज नहीं, ट्यूसडेज को मैं नहीं पीता। ओह नाइस, दैट्स रियली नाइस। श्रीमती सिन्हा के साथ साथ अर्दली चाय का 3 टाम लेकर आ रहा था। श्रीमती सिन्हा एक सुंदर और संभ्रांत महिला लगी। चाय की औपचारिकता के बाद वे फर्स्ट फ्लोर पर बने गेस्ट हाउस में आ गया। रूम क्या था, एक छोटा मोटा सा समस्त सुविधाओं से युक्त फ्लैट ही था। पूरा धूमधाम देखकर उसे याद आया 10 बजे डिनर के लिए नीचे उतरना है। अविनाश, अंजना मेरी वाइफ से तुम मिल ही चुके हो, नीला से भी। ये सुधा है मेरी बहन।
जे आर्ट्स में फाइन आर्ट्स की लेक्चरर है। वैसे बॉम्बे में रहती है पर अभी मेरे साथ वेकेशंस बिताने आई है। मयंक मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग कर रहा है। ये मयंक का दोस्त केतन है। ये सभी लास्ट वीक से यहीं थे, कल जा रहे हैं। और ये हैं मेजर अविनाश, मेरे कलीग और दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल चौहान के भतीजे। ये भी हमारे साथ छुट्टियां बिताएंगे। औपचारिक अभिवादन के बाद हल्के फुल्के ड्रिंक्स और सूप के साथ औपचारिक बातचीत होने लगी। सुधा, तुम तो रुकोगी ना? जी दादा, पर वो एक एग्जीबिशन थी मेरे स्टूडेंट्स की। बुआ रुक जाओ ना, भाई को जाने दो कल, आप अभी तो आई थीं। उसने पहली बार सुधा को गौर से देखा। तांबई रंग, स्निग्ध त्वचा, बड़ी बड़ी काजल से लदी आंखें, भरे होंठ और थोड़ी चौड़ी नाक, चेहरे पर बहुत परिपक्व सदा हुआ भाव। भरे सानुपातिक जिस्म पर बाटिक प्रिंट का भरा कुर्ता और जीन्स, घने काले लंबे बालों को आकर्षक मगर बेतरतीब जूड़े में लपेटा हुआ, एकाएक आप पर छा जाने वाली प्रतिभाशाली दृढ़ व्यक्तित्व। बात करने के ढंग और शब्दों के चयन से लगता कि बुद्धिजीवी और कलाकार बात कर रहा है। फिर नजर घूमी तो नीला पर जा टिकी। चंपाई रंग, बुआ की सी बड़ी बड़ी आंखें, लंबी नाक, पतली दुबली सी काया। क्या देख रहे हैं आप? पापा देखो ना, आपके मेहमान खाना तो खा ही नहीं रहे। ओ हाँ अविनाश, लो ना। सुबह वह देर से ही उठ सका। उठते ही खिड़की में आया तो देखा नीचे मयंक और उसका दोस्त जिप्सी में सामान रख रहे थे। मयंक ने वहीं से चिल्लाकर अलविदा ली और ब्रिगेडियर सिन्हा उन्हें छोड़ने चले गए। वह नहा धोकर नीचे उतर आया। नीलांजना जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर कॉलेज जाने की तैयारी में थी। उसके लिए भी वह चाय ले आई। मेरा मन नहीं कर रहा था कॉलेज जाने का, पर आज मेरा प्रैक्टिकल पीरियड है। बाहर बुआ ही पेंटिंग बना रही हैं, देखते रहिएगा, बोर नहीं होंगे आप। शाम को मैं आऊंगी तब घूमने चलेंगे। वह हंस पड़ा। चाय पीकर वह बाहर आ गया। सुधा सचमुच एक पेंटिंग बनाने में व्यस्त थी। वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। ओह, आप? जी। आपने छोड़ क्यों दिया? इसे पूरा कीजिए ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये पिछले साल से चल रही है, पूरी ही नहीं हो पाती। इसके बीच न जाने कितनी पेंटिंग्स बना डाली मैंने, ये अटकी हुई है। दरअसल बॉम्बे होती तो पूरी हो जाती। इसे नीला ले नहीं जाने देती, कहती है यहीं बनाओ। फिर तो यह जरूर आपका मास्टरपीस होने वाली है। दोनों हंस दिए। हंसती हुई सुधा अच्छी लगती है। हंसी के चेहरे पर से गंभीरता के मुखौटों को खिसका जाती है। उसके पेंटिंग को ध्यान से देखा, पर उसे वह नीला की पोर्ट्रेट लगी। चेहरा अभी अधूरा था। बड़ी आंखें, चेहरे पर बिखरे सुनहरे बालों का गुच्छा। तस्वीर के पीछे का बैकग्राउंड अभी अधूरा था। अधूरी होने की वजह से पेंटिंग उदास लग रही थी। सुधा ने बालों से लकड़ी का मछली के सिर वाला कांटा निकाला, जो कि उसकी रुचि के अनुसार कलात्मक था, और बाल कमर तक फैल गए और पहाड़ी बयार में उड़ने लगे। वे गौर से देखे बिना न रह सका। सुधा ने उसकी नजर को उपेक्षित कर दिया और ब्रेकफास्ट यहीं लाने के लिए कहकर चली गई। ब्रेकफास्ट बाहर लॉन में लग गया और परिवार के बचे हुए सदस्य वहीं आ गए। ब्रिगेडियर सिन्हा ने कश्मीर मसले पर बात छेड़ दी और यह चर्चा देर तक चलती रही। सुधा ज्यादा रुचि नहीं ले रही थी। वह उठकर लाइब्रेरी में चली गई तो ब्रिगेडियर साहब मुद्दे पर आ गए। तो अविनाश, तुम्हारा सुधा को लेकर क्या ख्याल है? वह अचकचा गया। क्या कहे? देखो बेटा, मुझे तुम्हारा अतीत मालूम है। सुधा को भी मैंने बताया है। अब तुम दोनों को ही विवाह को लेकर निर्णय ले लेना चाहिए। यह समझ लो कि यह आखिरी गाड़ी है। उसके बाद या तो सफर टाल दो या इसी में चढ़ जाओ। जी, मैं चाहता हूं तुम दोनों अधिक से अधिक समय एक साथ बिताकर अपना निर्णय बता दो। लंच के बाद वह अपने कमरे में आने के बाद देर तक इस विषय पर सोच सोच कर उलझता ही रहा। सुधा आर्मी के माहौल में रही है, अच्छी लड़की है। क्या हाँ कह दे? हाय, क्या सोच रहे थे बुआ के बारे में? नीला, अरे तुम कब आई? अरे कब से आकर खड़ी हूं, कॉफी लेकर आई हूं। आप हैं कि गहरी सोच में गुम हैं। कॉलेज कैसा रहा तुम्हारा? एज यूजुअल। शलवार कुर्ते में नीला कुछ बड़ी बड़ी सी लग रही थी। दोनों ने कॉफी पी ली तो नीला ने उसे खींच कर उठा ही दिया। जाइए जल्दी चेंज कीजिए, हम कहीं घूमने चलेंगे। हम कौन कौन? जाना तो मुझे भी है, पर मम्मी कहती है कि आप और बुआ ही जाएंगे। प्लीज अविनाश अंकल, आप कहिए ना मम्मी को कि मैं भी चलूंगी। अंकल, क्या मैं इतना बड़ा लग रहा हूं? लगते तो नहीं है, पर तो क्या कहूं। फिलहाल अविनाश जी चलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं चलेगा। उसने नीला को साथ में ही ले लिया। सुधा ने भी पैरवी की, क्योंकि दोनों ही टाल रहे थे एकांत का साथ। एक उम्र के बाद कितना मुश्किल हो जाता है किसी को अपनाना, प्रेम करना
और जिंदगी भर निभाने का प्रण लेना, महज कुछ शारीरिक जरूरतें और सहारे के लिए। वैसे भी शायद यही सोच रही होगी, अपनी अपनी आज़ादियों की लत लग गई है हमें। और उम्र में तो वह मुझसे भी 2 साल बड़ी ही है। उम्र कोई मायने नहीं रखती। क्या उसके कई अच्छे दोस्त उससे बड़े नहीं हैं? पर फिर भी नहीं कर सकेगा अभी वह। हाँ, हाय अविनाश जी, चलें? नीला ने आकर हाथ पकड़ लिया। आपकी बुआ जी कहाँ हैं? उन्हें तैयार होने में बहुत वक्त लगता है अविनाश जी। सुधा आ गई, साड़ी में भी वह कलात्मक स्पर्श। कौन ड्राइव करेगा? ऑफ कोर्स मैं। नीलू, अविनाश जी को कहाँ इन पहाड़ी रास्तों का अंदाजा होगा? और तुम्हें दादा ने मना किया था ना? नीला ही बोलती रही सारे रास्ते। ये दोनों तो खामोश ही थे, अपने अपने दायरों में। एक मंदिर की सीढ़ियों के पास आकर सुधा ने गाड़ी रोक दी। ऊपर चढ़ते हुए उसने कहा, मैं भी आई। क्या तुम्हारी बुआ जी बड़ी धार्मिक है? ज्यादा तो नहीं। अभी तो वे इस पुराने मंदिर में अपने एक स्केच के लिए फोटो लेने आई हैं। आपने क्या सोचा कि वे मन्नत मांगने आई हैं कि हे भगवान, इस हैंडसम फौजी से अब मेरी मंगनी हो जाए? अरे गलतफहमी में मत रहिएगा, मेरी बुआ ही सबको रिजेक्ट करती हैं, वरना कब से शादी हो जाती इनकी। वो तो मिस बॉम्बे भी रह चुकी हैं अपने जमाने में। बुरा तो नहीं माना ना? नहीं नहीं नीला, बच्चों की बातों का क्या बुरा मानना भला। बाय द वे अविनाश जी, मैं बच्ची नहीं हूं। एक बार अंकल क्या कह दिया कि आपने बच्चों में शुमार कर लिया मुझे। अच्छा मिस नीला जी, आप क्या कह रही थी? श्श, बुआ आ गई, कहकर उसने मेरा हाथ दबा दिया। वह अब नीला के बारे में सोच रहा था। कितनी जीवंत है यह लड़की, कितनी निश्चल। नक्की लेक पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। सुधा को बोटिंग में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, सो वह शॉल लेकर किनारे रखी एक बेंच पर बैठ गई थी। मैं न चाहकर भी नीला के साथ बोटिंग पर चला गया। अविनाश जी, सनसेट के वक्त सबकी आंखों का रंग बदल जाता है। देखो, आपकी और मेरी। नीलांजना की आंखों में समुद्र उफन रहा था। उसके खुले सीधे सीधे भूरे बाल सोने के तार लग रहे थे। हवा में उड़ता उसका लेंस वाला कलर। अविनाश जी, क्या देख रहे थे? अरे यही कि तुम बहुत सुंदर हो। हाँ हूं तो, पर उसे क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति में हर चीज सुंदर है। मुझे तो हर चीज सुंदर लगती है। हाँ, तुम्हारी उम्र में मुझे भी सब कुछ सुंदर लगता था। और अब अब नजरिया बदल गया है। रियलिटीज अलग होती हैं नीला। नहीं, वो जल पंखियों का झुंड रियल नहीं है। है नीला। अविनाश जी, पापा से सुना था आप कविताएं लिखते थे, फिर छोड़ क्यों दी आपने? तुम्हें रुचि है? हाँ बहुत। पर आपने क्यों छोड़ी? वही रियलिटीज, नीला ने दोहराया और दोनों हंस पड़े। नीला, तुम जैसी वास्तविक प्रेरणा होती तो शायद मैं लिखता रहता। तुम्हें क्या मालूम जिंदगी कितनी बेरहम रियलिटी है, जिसे तुम्हें बताकर मैं डराना नहीं चाहता। ईश्वर करे तुम्हें जिंदगी उन्हीं सुंदर सत्यों के रूप में मिले, डरावने मुखौटे पहने हुए नहीं। अविनाश जी, चलिए, किनारा आ गया। आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। कैसी रही बोटिंग अविनाश जी? सुधा चलकर पास आ गई थी। इंटरेस्टिंग। थोड़ी चढ़ाई चढ़कर हम सेमी प्रेशियस स्टोन और चांदी की ज्वेलरी की दुकानों पर आ गईं। नमस्ते सुधा जी, ब्रिगेडियर साहब कैसे हैं? अच्छे हैं गुप्ता जी, आप बताइए इस बार मेरे लिए क्या है? अरे आप बहुत दिनों में आई हैं, पता है आपको, जो फिरोजा का पेंडेंट डिजाइन करवाया था ना आपने, वो फॉरनर्स में बहुत पॉपुलर हुआ है। हाँ, आपने मेरी डिजाइन कॉमन कर दी गुप्ता जी। मैं और नीला बाहर की ओर बैठे हुए थे। तुम्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट नहीं? मैंने पूछा। बुआ जैसी ज्वेलरी में नहीं, कहाँ कहाँ से आदिवासियों की डिजाइन कॉपी करवा कर सिल्वर को ऑक्सीडाइज करवा कर पहनती हैं। मेरा बस चले ना तो कानों में बबूल के गोल फूल पहनूं, बालों में रंग बिरंगे पंख लगा लूं, वन कन्या की तरह। दोनों हंस दिए। वैसे नीला, सुंदर स्त्रियों को जेवर की जरूरत ही कहाँ होती है? हाँ, जैसे मुझे, है ना अविनाश जी? फिर वह एक साझी हंसी खिलक उठी। जब से आप आए हैं हम कितना हंसे हैं ना। हमारे घर में किसी को हंसने का शौक नहीं है। नीलू जी, बुआ देख, ये एमेथिस्ट जड़ा कड़ा मुझे बहुत पसंद है। तुझे पसंद है? तेरे पर्पल सूट के साथ अच्छा लगेगा। अच्छा है बुआ। अविनाश जी, यह आपके लिए। मेरे लिए? क्या?
अरे देखिए तो सही, देख लीजिए ना। एक्वामेरीन स्टोन के बहुत सुंदर कफलिंग्स थे। थैंक्स। पहली बार सुधा ने अपनी आंखों में आत्मीयता भरकर मुस्कुराकर उसे देखा था। यानी फिर भी अभी भी वह वक्त लेगा हाँ करने से पहले। ऐसे ही न जाने 3 दिन कैसे बीत गए और कब बीत गए। वो नीला बहुत आत्मीय हो गए थे, दो दोस्तों की तरह। मैं बुआ की जगह होती ना तो बहुत पहले आपसे शादी के लिए हाँ कह देती। मैं किसकी जगह होता फिर एक हंसी। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था। सच ही सुना होगा। कैसी होगी वह लड़की जिसने आपको बिना जाने। छोड़ो ना नीला, शायद उसकी ही कोई विवशता हो। क्या वह किसी और से प्यार करती थी अविनाश जी? शायद। ऐसा क्यों होता है अविनाश जी? शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होना चाहिए ना। ऐसे तो अधूरे रिश्तों की कतार ही लग जाएंगी। कोई आपसे प्यार करे, आप उससे प्यार ना करें, आपकी शादी कहीं और हो जाए, आप किसी को प्यार करें और शादी किसी और से हो जाए, या फिर जिससे शादी हो वह। ऐसे जाने प्यार की कितनी अधूरी तस्वीरें ही रह जाती हैं हमारे समाज में, और फिर शादी एक औपचारिकता बनकर ही रह जाती है। तुम अभी बहुत छोटी हो नीला, जिंदगी के सच समझने के लिए। प्यार से परे दुनिया और समाज में बहुत कुछ होता है, और बहुत बड़ा होता है, जिसमें कर्तव्य भावनाओं पर आधारित नहीं होते। यही तो अच्छा है। आप बुआ से शादी करेंगे? पता नहीं नीला, दरअसल मैं यह सब सोच कर ही नहीं आया हूं, बस मामा की बात रखने के लिए यहां चला आया। आप बहुत भावुक हैं और बुआ बहुत प्रैक्टिकल। मैं भावुक हूं कैसे जाना? जिन्हें आप एडमायर करते हैं उन्हें आप जान भी लेते हैं। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। नीला की आंखें तप रही थीं। होंठ अध खुले नाइट सूट के ढीले कुर्ते में धड़कते सुकुमार नन्हे वक्षों की धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ सक पकाकर अविनाश ने कहा, नीला रात हो गई है, अब जाओ। कॉफी? नहीं। गुड नाइट। मेरा मन अनजानी आशंका और एक अनजाने भाव से थरथरा रहा था। ठंडी रात में भी वह पसीने में डूब गया। सुबह देर से उठा, बाथरूम से मुंह हाथ धोकर निकला ही था तो सामने सुधा जी चाय और ब्रेकफास्ट दोनों लेकर खड़ी थी। देर तक सोने लगे हैं आप? लगता है यह नॉवल पढ़ते हुए देर रात तक नींद नहीं आई आपको। सुधा ने नॉवल उठाकर देखा और फिर रख दिया। मैं हतप्रभ था। नॉवल? आज आपके मामा जी का फोन आया था, रात को पहुंच रहे हैं। ओह हाँ। चुपचाप चाय पी गई, ब्रेकफास्ट भी हुआ। अचानक सुधा ने पूछा, आज हम दोनों को कन्फ्रंट किया जाएगा, क्या सोचा है आपने? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। तो सोच लीजिए, जवाब तो देना ही है। यही प्रयोजन है कि आप यहां आए और मैंने अपनी छुट्टियां बढ़वा ली। सुधा, हम जानते ही क्या हैं अभी एक दूसरे के बारे में। जानने की मोहलत बस इतनी ही थी अविनाश जी, फिर जिंदगी भर साथ रहकर भी हम लोग क्या जान लेते हैं। मेरे बारे में सुना होगा? हाँ, वह अतीत था अविनाश, आपका। सब कुछ न कुछ होता है, उसे छोड़िए। क्या तुम्हें पसंद आएगा इतने दिनों की आज़ाद जिंदगी के बाद बंधना? उम्मीद है आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ। और तुम्हारी जॉब? जॉब तो मैं नहीं छोड़ सकती अविनाश। लंबी छुट्टियां मीन्स विदाउट पे लीव अफोर्ड कर सकती हूँ। फिर देखते हैं। तो सुधा, तुमने क्या फैसला ले लिया है? हाँ अविनाश, थक गई हूँ लोगों की सहानुभूति और सवालों से। थक तो मैं भी गया था सुधा, पर क्या यह समझौता नहीं? शायद। अविनाश, हो सकता है हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगें। मुस्कुराकर सुधा प्लेट्स उठाने लगी और फिर जब वो जाने लगी तो बोली, वैसे मुझे नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधा के जाते ही उसने नॉवल उठाया। सेवेंथ हेवन एक रोमांटिक नॉवल था वह। उसके अंदर एक पन्ना मिला जिस पर लिखा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ बह रही हूँ, लेकिन जब से आप आए हैं मुझे अपना होना अच्छा लगने लगा है। आप बहुत बड़े हैं। यह खत पढ़कर न जाने क्या प्रतिक्रिया करें, पर अगर मैंने ना लिखा होता तो मैं घुटन से मर जाती। आप पहले पुरुष हैं और मैं खुद हैरान हूं मैं क्यों आपकी तरफ खींच रही हूं। रात को न जाने क्यों लगा कि मैं अपना आपा आपको सौंप दूं, लेकिन नीला, ओह, उसे लगा कि वह चक्रवात में घिर गया है। उफ, यह पेपर सुधा के हाथ लग जाता तो क्या सोचती वह घबरा कर तैयार होकर बाहर निकल आया। राम सिंह ने पूछा भी गाड़ी के लिए, पर मैंने मना कर दिया। 3-4 किलोमीटर पैदल चला आया था।
पहाड़ी ढलवा रास्ता और पहाड़ी वनस्पति, बड़े पेड़ और उस पर उछल कूद मचाते बंदर। वह एक चट्टान पर सुस्ताने लगा और आंखें मूंदते ही नीला का मासूम चेहरा सामने आ गया। मासूम आंखें, सीधे रेशमी बालों में खुल खुल जाती लाल समटन की रिबन की गिरह और तिर्यक मुस्कान। नीला, तुम मुझे प्रिय हो। तुम्हारी निश्चलता मुझे पसंद है। तुम भी अनगढ़ कोमल शिला की जैसे हो, जिसे मैं मन चाहे आकार में गढ़ सकता हूं। तुम्हारा समर्पण बहुत कीमती और नाजुक है, और नियति बहुत क्रूर है नीला। जिस संभावना को हम सोचते हुए डरते हैं वह संभव तो हो ही नहीं सकती, है ना? मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। आज रात डिनर पर मामा जी से क्या कहूंगा? मना कर दूंगा। जब बहुत देर भटक लिया तो लौटने लगा। वह ब्रिगेडियर सिन्हा के घर के जरा नीचे वाले मोड़ पर मुड़ा ही था कि नीला साइकिल पर उतरती दिखाई दी। पास आई तो परेशान लगी। क्या हो गया है आपको? पता है, पापा और बुआ बहुत परेशान थे। मेरा इंटेंशन वह नहीं था अविनाश जी, बस कन्फेस किए बिना नहीं रह सकती थी। और मैं किससे कन्फेस करूं? आप? ओ, अभी यहां से चलिए आप। घर नहीं, मुझे आपसे बहुत बात करनी है। हम एक घने पेड़ों से भरे एकांत में उतर गए। उसने एक जगह रोक कर उसका हाथ पकड़ नीची पलकों में एक आंसू छिपाकर कहा, अविनाश जी, जो कुछ मैंने लिखा था वह सच था। मेरे लिए आप फर्स्ट क्रश हैं। आपको देखकर मुझे पहली बार ऑपोजिट सेक्स वाला आकर्षण महसूस हुआ। मैं कभी आपको नहीं बताती, पर कल रात आपको एकदम करीब बैठा पाकर अविनाश, आई एम मुझ पर छाया पड़ गई है आपकी। नीला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उलझ रहा हूं। अविनाश जी, क्या करती मैं भी? कुछ नहीं नीला, मैं जा रहा हूं। यहां से यही ठीक होगा, यही उचित होगा, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मुझ में साहस नहीं है एक साथ बहुत से लोगों का विश्वास तोड़ने का। और बुआ? क्या बुआ? बेवकूफ लड़की, वो खत जो छोड़ आई थी उसके हाथ पड़ जाता तो? मुझे नहीं करनी शादी वादी। कहाँ फंस गया यार मैं। बुरी तरह झल्ला गया अविनाश और सर पकड़कर पुलिया पर बैठ गया। नीला सुबकने लगी। वह उसके पास उठाया, उसके मुंह पर ढके हाथ हटाकर बोला, नीला, क्या करूं मैं? तुम्हारे मासूम से प्यार ने मेरे मन में जगह बना ली है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि यह हम दोनों के लिए ही घातक है, उचित नहीं है। मुझे यहां से जाना ही होगा। नीला उसकी बाह पर टिक गई और रोते हुए बस इतना ही कह सकी, अविनाश जी, आप मत जाइए। आप बुआ से शादी कर लीजिए प्लीज़ अविनाश जी। आज आपके यूं चले आने पर मैंने उन्हें पहली बार टूट कर बिखरते हुए देखा है। वो पापा से कह रही थी कि दादा, अविनाश को देखकर पहली बार लगा कि शादी कर लेनी चाहिए, और देखिए ना मेरी किस्मत, उसे मैं पसंद ही नहीं। वह चुपचाप निकल गया, पता नहीं कहाँ चला गया। और तुम? मैं? मेरा क्या है अविनाश जी? और यह कहते हुए उसने मुझे बाहों में कस लिया। ओह, ये स्त्रियां कितना अजूबा है। कुछ देर बाद अविनाश ने नीला को अलग किया। चलो नीला, मुझे खुद नहीं पता कि आज शाम को क्या होना है, पर तुम अब कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगी। वह लगभग उसकी बाह पकड़कर खींचता हुआ उसे ले आया। दोनों जब घर पहुंचे तो सब नीला की लाल आंखें और तनावग्रस्त अविनाश को देखकर खामोश से हो गए। क्या सोचा सबने पता नहीं, किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। यही राहत थी। लंच के लिए अविनाश ने मना कर दिया। शाम को जब मामा जी आए, सब सामान्य दिखने के प्रयास में थे। डिनर के समय सुधा और नीला दोनों नदारद थीं। मामा जी और ब्रिगेडियर साहब के घेरे में अविनाश ना नहीं कह सका। उसने हाँ में सिर हिला दिया, और हाँ में सिर हिला देने के बाद का समय अविनाश के लिए यूं बीता जैसे वे दर्शक हो सारी प्रक्रिया का, और अविनाश का किरदार निभाता हुआ कोई और ही है। सगाई, शादी, उसे बस यह याद है कि शादी की रस्मों के बीच नीला की हंसी और कह कहूं के बीच हिचकी सा बिखरा हुआ दर्द। घर का वही हिस्सा जो गेस्ट हाउस था, शादी के बाद अविनाश और सुधा का हो गया। 3 दिन के बाद दोनों को अलग अलग दिशाओं में जाना है। उसकी बाहों में अलसाती सुधा उसका हाथ खींच अपने वक्ष पर रख लेती है। 2 बजे हैं और वह उठकर सिगरेट जलाता है। खिड़की में उठकर आता है तो पाता है कि नीला के कमरे की लाइट जल रही है। कुछ टूटता है मन के भीतर। उसे नीला के शब्द याद आते हैं,
मन का क्या है अविनाश, वह तो टूट कर फिर जुड़ जाता है। कहते वक्त वह अपनी अधूरी तस्वीर सी ही लग रही थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।